जी नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र चौधरी। स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद शैलेंद्र में। तो सीटेट दिसंबर 2024 का 15 दिसंबर को होने जा रहा है। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक NEP 2020 यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है जिसमें इसके 5 सब्जेक्ट हैं। पांचों सब्जेक्ट में 2 से 3 क्वेश्चन, या हम कह सकते हैं पूरे पेपर को अगर बात करें तो 5 से 7 क्वेश्चन आपको अप्रॉक्स देखने के लिए NEP 2020 से मिल ही जाएंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पूरे टॉपिक को चाहे थ्योरी हो या इसकी प्रैक्टिस हो, मैंने इसको एक ही वीडियो में शामिल किया है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो NEP 2020 से रिलेटेड आपकी सभी प्रॉब्लम, सभी डाउट और समझ काफी बेहतर इस वीडियो को देखने के बाद आपकी होने वाली है। कोई भी डाउट मैं नहीं समझता कि आपका NEP 2020 से रिलेटेड यहां पर रहेगा। मैं बार बार नेशनल एजुकेशन पॉलिसी या राष्ट्रीय शिक्षा नीति ना कह करके शॉर्ट में NEP बार बार मैं बोलूंगा। NEP स्टैंड्स फॉर, इसकी फुल फॉर्म भी अगर आपसे पूछी जाए तो हिंदी में राष्ट्रीय शिक्षा नीति रहेगी और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इसकी फुल फॉर्म रहेगी। अगर आप लोग इसके नोट्स लेना चाहें तो इसके नोट्स ही नहीं, मैं पूरे सीटेट के नोट्स की बात कर रहा हूँ। मैं सीटेट के नोट्स की बात कर रहा हूँ। अगर आपको सीटेट के नोट्स चाहिए तो आप लोग 9808347403 इस नंबर पर आप लोग मैसेज करके कंप्लीट सीटेट के नोट्स ले सकते हो। इन नोट्स के अलावा मैं आपको 20 प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड कराऊंगा। सीटेट के 20 प्रैक्टिस सेट भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। कंप्लीट प्रैक्टिस सेट रहेंगे। 150 मार्क्स का पेपर आता है, ये पूरे आपके 20 प्रैक्टिस सेट रहेंगे। इसके अलावा मैं आपको अलग से 500 CDP के चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के क्वेश्चन भी अलग से दे दूंगा। इसके साथ साथ 20 मैथ्स के प्रैक्टिस सेट भी आपको अलग से मिलेंगे। 20 EVS के प्रैक्टिस सेट भी आपको अलग से दे दिए जाएंगे। और EVS की जो NCERT की समरी है ये भी आपको अलग से प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो ये सब कुछ आपको मिलेगा। इस नंबर पर मैसेज करने के बाद कॉल प्लीज मत कीजिएगा, सिर्फ आपको मैसेज करना है और मैसेज का भी वेट कीजिएगा। बार बार मैसेज मत कीजिएगा, आपको रिप्लाई कुछ ही टाइम में दे दिया जाएगा। नोट्स लेने के लिए सिर्फ और सिर्फ इस नंबर पर आपको मैसेज करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। क्वेश्चन शुरू करने से पहले कुछ बेसिक चीजें आप लोग जान लीजिए। NEP 2020 से रिलेटेड NEP 2020 से रिलेटेड आप कुछ बेसिक चीजें जान लीजिए। इसके बारे में हम बात कर रहे हैं NEP 2020 की, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं। तो इसमें कुछ जो बेसिक चीजें हैं वो आपको यहां पर जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन वहीं से पूछ लिया जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों को वहीं से पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले ये जो NEP 2020 है इसकी शुरुआत कैसे होती है। इसके लिए एक कमेटी बनाई जाती है और कमेटी जो बनती है, कमेटी का गठन किया जाता है 2017 में। कमेटी का जो गठन किया जाता है 2017 में एक कमेटी गठित की जाती है, कमेटी बनाई जाती है। इसके लिए कमेटी गठित होती है, ठीक है ना। कमेटी गठित होती है, कमेटी बनाई जाती है। अब इस कमेटी के अध्यक्ष का नाम पूछ लिया जाता है कि जो कमेटी बनाई गई थी 2017 में, इसके अध्यक्ष कौन थे। इसके अध्यक्ष का नाम कई बार पेपरों में पूछ लिया गया है, अलग अलग पेपरों में इसका अध्यक्ष पूछ लिया गया है। तो इसरो के पूर्व चीफ याद रखिएगा, इसरो के पूर्व चीफ, ये इसरो के पूर्व चीफ भी रह चुके हैं। इसरो के पूर्व चीफ डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, ये इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। ये इसके कौन बनाए गए थे, इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। अब इन्होंने अपनी जो रिपोर्ट सौंपी, इन्होंने जो अपनी रिपोर्ट दी, ये रिपोर्ट दी आपने मई 2019 में। इन्होंने रिपोर्ट सौंपी या NEP का मसौदा तैयार किया, रिपोर्ट सौंपी इन्होंने मई 2019 में। मई 2019 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी। अब सरकार ने घोषणा कब की, NEP की सरकार ने घोषणा कब की, याद रखिएगा। सरकार ने घोषणा कब की, याद रखिएगा। सरकार इसकी घोषणा करती है 29 जुलाई 2020 को। 29 जुलाई
2020 को सरकार इसकी घोषणा करती है, इसलिए इसको एनईपी 2020 बोला जाता है, क्योंकि सरकार के द्वारा 2020 में इसकी घोषणा की गई थी। याद रखिए, कमेटी गठित होती है 2017 में, इसके अध्यक्ष इसरो की पूर्व चीफ डॉक्टर के कस्तूरी रंगन को बनाया जाता है। ये जो कमेटी थी ये अपनी रिपोर्ट सौंपती है या इस एनईपी का मसौदा तैयार करती है 2019 में, और सरकार 29 जुलाई 2020 को एनईपी 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की घोषणा कर देती है। इसमें जो मेन बदलाव हुए वो यहां पर हम लोग देख लेते हैं। इसमें क्या किया गया था आपको पता है, इसमें जो किया गया था एमएच, सबसे इंपॉर्टेंट जो था एमएचआरडी का नाम बदल दिया था। एजुकेशन मिनिस्टर आप जानते हैं एमएचआरडी के अंदर आता था पहले, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है। अब इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया था, एमएचआरडी का नाम बदलकर एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया गया। इसका नाम बदलकर क्या कर दिया, कैबिनेट ने इसका नाम बदलकर एजुकेशन मिनिस्ट्री इसका नाम कर दिया। अब एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया, या हम कह सकते हैं 2020 में जब एनईपी आई उस समय पर आपके कैबिनेट मिनिस्टर कौन थे, एजुकेशनल के मिनिस्टर, शिक्षा मंत्री, एजुकेशन मिनिस्टर की हम लोग बात कर रहे हैं, पर उस समय पर कैबिनेट मंत्री कौन थे, याद रखिएगा डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक थे उस समय पर। यह भी पूछ लिया गया है कि जो एनईपी 2020 आई उस समय पर आपके शिक्षा मंत्री कौन थे, तो डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक थे। वर्तमान की बात करें, वर्तमान में शिक्षा मंत्री एजुकेशन मिनिस्टर जो है आपके धर्मेंद्र प्रधान है, और धर्मेंद्र प्रधान आपके वर्तमान समय पर शिक्षा मंत्री हैं। ये हो गया। अब इसमें जो था, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पूछा जाता है, ये कौन से नंबर की हमारी एनईपी है, कौन सी हमारी ये शिक्षा नीति है। तो सबसे पहली जो शिक्षा नीति आई थी हमारे यहाँ, सबसे पहली शिक्षा नीति जो आई थी ये 1968 में आई थी। दूसरी शिक्षा नीति जो आई थी इसमें बदलाव हुए थे, ये शिक्षा नीति आती है 1986 में, यानी 1986 में। तीसरी शिक्षा नीति ठीक 34 साल बाद 1986 के 34 ईयर्स के बाद आती है 2020 में। तो ये हमारी तीसरी शिक्षा नीति है। याद रखिएगा कौन सी नंबर की शिक्षा नीति है, तीसरी शिक्षा नीति है, और इसके 34 साल बाद ये आई है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है कितने सालों बाद आई है, तो याद रखिएगा 34 सालों के बाद ये आई है। कितने सालों बाद, 34 सालों बाद ये आपकी आई है, 34 साल बाद। ये क्वेश्चन डायरेक्ट बना है कि कितने सालों बाद आई है, कौन सी है, तीसरे नंबर की ये आप लोगों की शिक्षा नीति है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये, और सुनिएगा। पहले जो हमारा एजुकेशन का जो स्ट्रक्चर था ये क्या था, ये 10+2 था। जो एजुकेशन स्ट्रक्चर था, एजुकेशन फॉर्मूला था, ये 10+2 था। ये फॉर्मूला पहले क्या था, 10+2 फॉर्मूले पर हमारी एजुकेशन सिस्टम था। लेकिन जो प्रेजेंट स्ट्रक्चर है एनईपी 2020 के बाद जो एजुकेशन का स्ट्रक्चर हुआ है, ये हुआ है 5+3+3+4। अब एजुकेशन स्ट्रक्चर ये है, ये कई एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बना है कि प्रेजेंट टाइम में एजुकेशन स्ट्रक्चर क्या है। पहले 10+2 था, ये हटा दिया गया है, अब 5+3+3+4 कर दिया गया है। अब ये 5+3+3+4 क्या है, इसको भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। उससे पहले दो चीज और आप लोग यहां पर जान लीजिए। वो दो चीज क्या है, पहली कि सरकार जीडीपी का कितना परसेंट खर्च करेगी एजुकेशन पर, तो जीडीपी का 6%, जीडीपी का कितना परसेंट, 6% एजुकेशन पर खर्च करेगी। और एक चीज और याद रखिएगा, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें बात की गई, जो एक बात कही गई है, ये अप टू क्लास 5 तक के स्टूडेंट के लिए जो कहा गया है कि इनको जो एजुकेशन दिया जाएगा वो प्रेफरेंस होनी चाहिए इनकी रीजनल लैंग्वेज, क्षेत्रीय भाषा, मातृभाषा, आप कुछ भी कह सकते हैं। क्लास 5 तक के बच्चे को मातृभाषा में ही एजुकेशन देने को प्रेफरेंस यहां पर दी गई है, और जीडीपी का 6% खर्च किया जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो है, जहां से आपके क्वेश्चन बन रहे हैं कि आपका जो 5+3+3+4 स्ट्रक्चर जो है ये क्या है, तो ये मैं आपको यहां डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में बने हैं। प्रीवियस एग्जाम की बात करें तो यहां से कई क्वेश्चन आप लोगों के बने हैं। तो देखिए, अभी मैंने आपको बताया था कि जो पहला स्ट्रक्चर था एजुकेशन का, ये आपका क्या था, 10+2 था। ये स्ट्रक्चर क्या था, 10+2 था, और अब स्ट्रक्चर हो गया है 5+3+3+4। तो ये 5+3+3+4 क्या है, इसको मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। तो पहला 5 जो है, इसको नाम दिया गया फाउंडेशन, इसको नाम दिया गया है फाउंडेशन, इसको नाम दिया गया है। और जो पहले 5 साल की एजुकेशन है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है।
इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहले 5 साल की एजुकेशन को दो पार्ट में जो डिवाइड किया गया है, ये किया गया 3 साल के लिए और 2 साल के लिए। 3 साल, पहली जो 3 साल है इसको नाम दिया गया है आंगनबाड़ी कह सकते हैं आप लोग, प्री स्कूल कह सकते हैं, या बाल वाटिका आप कह सकते हैं। आंगनबाड़ी, प्री स्कूल या बाल वाटिका कह सकते हैं। और इसमें जो बच्चे की एज रहेगी ये 3 से 6 साल रहेगी। इसमें बच्चे की एज क्या रहेगी? 3 से 6 साल रहेगी। यानी बच्चा पहली 3 जो प्री क्लासेस होती हैं, कहीं नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी बोला जाता है, अलग अलग नाम है, कहीं प्रेप 1 2 सेकंड ऐसे बोला जाता है, कहीं नर्सरी, प्रेप फर्स्ट, प्रेप सेकंड बोला जाता है। हर जगह अलग अलग नाम से जानी जाती है ये। बट एनईपी के अकॉर्डिंग इसके 3 नाम दिए गए हैं। आंगनबाड़ी कह सकते हो, प्री स्कूल कह सकते हो, या बाल वाटिका कह सकते हो। और इसी में जो दूसरा है ये है क्लास फर्स्ट एंड सेकंड के लिए। और इसमें बच्चे की एज रहेगी, इसमें बच्चे की जो एज रहेगी ये रहेगी 6 to 8 ईयर्स, 6 से 8 साल। तो पहली जो 5 साल की एजुकेशन है इसको फाउंडेशन नाम दिया गया है। दूसरे 3 पर आते हैं। दूसरा जो 3 है हमारा, इसको नाम दिया गया है प्रीपेट्री, इसको नाम दिया गया है प्रीपेट्री। और इसमें जो बच्चे की एजुकेशन रहेगी ये 8 से 11 साल रहेगी। 8 से 11 साल तक का बच्चा रहेगा, तब तक इसमें एजुकेशन की बात की गई है। और इसमें क्लास की बात करें तो ये 3rd से 5th क्लास, 3 से 5 कक्षा तक की यहां पर बात यहां पर की गई है। ठीक है ना। अब जो तीसरा हमारा 3 है इसको नाम दिया गया है मिडिल, इसको नाम दिया गया है यहां पर मिडिल। यहां जो बच्चे की एजुकेशन की बात की गई है ये 11 से 14 साल के बच्चे की बात की गई है। 11 से 14 ईयर्स तक का जो बच्चा होगा इसके एजुकेशन की बात की गई है। और वहीं हम अगर इसमें क्लास की बात करें तो बच्चा यहां पर 6 to 8th क्लास की बात की गई है। 6 से 8th क्लास तक के बच्चे की यहां पर बात की गई है। और लास्ट के जो 4 साल है, लास्ट का जो 4 है, इसको नाम दिया गया है सेकेंडरी, इसको नाम यहां पर दिया गया है सेकेंडरी। और यहां बच्चे की एज की अगर हम बात करें तो 14 से 18 साल तक के बच्चे की एजुकेशन की बात की गई है इसमें। और यहाँ पर जो क्लास रहेगी बच्चे की, जो क्लास रहेगी ये 9 to 12 रहेगी, 9 से 12 तक की क्लास की यहाँ पर बात की गई है। तो आई होप ये 5+3+3+4 एजुकेशन मॉडल क्या है आप लोग अच्छे समझे होंगे। पहला है जिसका नाम है फाउंडेशन, इसको दो पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया है। पहले 3 से 6 ईयर तक बच्चा रहेगा जिसमें प्री स्कूल रहेंगे, या बाल वाटिका कह सकते हो आप लोग, या आंगनबाड़ी कह सकते हो। फर्स्ट और सेकंड क्लास इसमें बच्चा रहेगा 6 to 8 ईयर्स, क्लास फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ पर रहने वाली है। फाउंडेशन के बाद हमने नाम दिया है प्रीपेटरी, इसमें जो 3 साल बच्चे की रहेंगी क्लास 3rd 4th 5th रहेंगी, और 8 से 11 साल तक का बच्चा यहाँ पर रहेगा। तीसरा जो 3rd है इसको नाम दिया गया है मिडिल, यहाँ बच्चे 11 से 14 साल का रहेगा, 6 to 8th क्लास तक बच्चे की एजुकेशन की बात की गई। और लास्ट का 4 जो है इसको नाम दिया गया है सेकेंडरी, यहाँ बच्चा 14 से 18 साल तक का रहेगा, 14 to 18 ईयर्स। और यहाँ पर बच्चों की जो एजुकेशन रहेगी 9 से 12th क्लास तक रहेगी। तो ये थी कुछ बेसिक बातें आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020 के बारे में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में। मैं समझता हूं बेसिक चीज आपकी यहां क्लियर हो चुकी हैं। बाकी के हर एक क्वेश्चन के अंदर मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा, जितना बेस्ट एक्सप्लेनेशन हो सकता है उतना बेस्ट एक्सप्लेनेशन आपको यहां पर दी जाएगी। और अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि एनईपी के बारे में आपकी जो समझ है काफी हद तक, आपके डाउट सभी क्लियर हो चुके होंगे, आपकी समझ बहुत ही अच्छी हो चुकी होगी, अंडरस्टैंडिंग पहले से काफी बेहतर आप लोगों की इस वीडियो को देखने के बाद एनईपी 2020 के बारे में हो चुकी होगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से मैं यहां पर शुरू कर लेता हूं। और मैं फिर कहूंगा अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि 3 टॉपिक ये ऐसे हैं, चाहे एनईपी 2020 हो, एनसीएफ 2005 हो, एनसीएफ यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, या राइट टू एजुकेशन एक्ट आरटी एक्ट 2009 हो, इन तीनों टॉपिक से ही काफी क्वेश्चन आपको, लगभग 15 क्वेश्चन आपको इन टॉपिक से देखने के लिए मिल जाएंगे। तो आज हमारा एनईपी हो गया, 2-4 दिन में आपको मैं एनसीएफ भी करा दूंगा, इसके 2-4 दिन बाद आपको आरटी एक्ट भी मैं आप लोगों को करा दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 से मैं यहां पर शुरुआत कर लेता हूं। और क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग यहां पर देखते चलेंगे, एक एक क्वेश्चन 1 by 1 हम लोग यहां पर देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। अच्छा, मैं पहले क्वेश्चन में बता देता हूं। सबसे पहले आप लोग इसकी फुल फॉर्म याद रखिएगा। एनईपी यानी जो नई शिक्षा नीति आई थी, इसको नाम दिया गया है एन फॉर नेशनल, ई फॉर एजुकेशन, पी फॉर पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। हिंदी में नाम रहेगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति। ये उन लोगों के लिए कि बाई चांस अगर आप लोगों से इसमें
इसका फुल फॉर्म पूछ लिया गया तो आपको हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में नाम पता होना जरूरी है। अब मैं एक बार आपको पूरा नाम बता दिया, अब मैं बार बार इसको राष्ट्रीय शिक्षा नीति या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ना कह करके बार बार भाई मैं एनईपी 2020 कहूंगा, ठीक है ना, इसलिए फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने हिंट यहां पर डाल दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार अनुभवात्मक अधिगम के सभी चरणों में अपनाया जाएगा। अनुभवात्मक चरण जो अधिगम है वो सभी चरण कौन से, सभी चरण से मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, एक एक चीज समझा के चलूंगा मैं। सभी चरण से मतलब हो गया 5+3+4, ये हो गया। अनुभवात्मक अधिगम के बारे में क्या सत्य नहीं है, जहां नहीं आ जाए उन क्वेश्चन को आपको काफी अच्छी तरीके से हैंडल करना है, बहुत ही ध्यान से सॉल्व करना है, क्योंकि गलती वही होती है जहां नहीं होता है, जहां नहीं आ गया वहां हम जल्दबाजी में गलती कर देते हैं। तो इसके दो ऑप्शन यहां हैं, दो पीछे हैं, तो पहले चार ऑप्शन पढ़ लेते हैं। छात्रों की अपेक्षा शिक्षक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अधिक सक्रिय बनाता है, चलिए देखते हैं। दूसरा, पिछले अनुभवों को नए ज्ञान प्राप्त करने और सकारात्मक सीखने के हस्तांतरण से जोड़ने में मदद करता है। थर्ड ऑप्शन पर आते हैं। थर्ड ऑप्शन है इसका, पूरी तरह से पारंपरिक किताबी ज्ञान को बढ़ावा देने पर आधारित है। या फोर्थ ऑप्शन पर आ जाते हैं, अनुभवों और प्रयोगों के माध्यम से छात्रों में वास्तविक व वैज्ञानिक समझ विकसित करने पर जोर देता है। तो इसमें कौन कौन सा सही है ये आपको बताना है कि इसमें कौन कौन सा सही है और कौन सा सही नहीं है। और क्वेश्चन हमसे पूछा है कि क्या सत्य नहीं है, यानी कि जो गलत ऑप्शन हो वो ऑप्शन आपको यहां पर पता लगाना है। तो एक चीज यहां पर बताइए, फर्स्ट ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो यहां बोला गया है कि जो एनईपी 2020 है ये किस पर जोर देता है, ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अधिक सक्रिय बनाता है। एक चीज बताइए, मान लीजिए मैं ही पढ़ा रहा हूं आपको, मैं ही एक्टिव हूं और आप बिल्कुल पैसिव रूप से बैठे हुए हैं, तो क्या ऐसी एजुकेशन का कोई फायदा है? क्या आप इससे सीख पाएंगे? क्या बच्चा इससे सीखेगा? कि जहां टीचर एक्टिव है बच्चा एक्टिव नहीं है तो वहां सीख पाएगा बच्चा? बिल्कुल नहीं सीखेगा। तो ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये बिल्कुल रॉन्ग है और हमसे रॉन्ग ही पूछा गया है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाएगा। दूसरे स्टेटमेंट पर आते हैं कि पिछले अनुभवों को नए ज्ञान प्राप्त करने और सकारात्मक सीखने के हस्तांतरण जोड़ने पर मदद देता। जी हाँ बिल्कुल, ये जो है आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है ये बच्चे की सक्रिय भागीदारी पर जोर देती है। किस पर? सक्रिय भागीदारी पर जोर देती है, तो ये हमारा राइट हो जाएगा। अब बाकी के थर्ड ऑप्शन पर आते हैं, पूरी तरह से पारंपरिक किताबी ज्ञान पर। क्या भाई सिर्फ किताबी ज्ञान से ही बच्चे को नॉलेज प्राप्त मिल सकती है? क्या और कोई तरीका नहीं है बच्चे को सिखाए जाने का? पूरी तरीके से हम लोग किताबों पर निर्भर रहेंगे? जी नहीं, तो ये ऑप्शन भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। फोर्थ आते हैं, अनुभवों और प्रयोगों के माध्यम से छात्रों को वास्तविक व वैज्ञानिक समझ विकसित करने पर जोर देता है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो यहां पूछा गया था रॉन्ग कौन सा है, तो रॉन्ग हो गया आपका एक फर्स्ट हो गया और एक थर्ड हो गया, तो फर्स्ट और थर्ड हमारे आंसर हो जाएंगे। इट मींस ऑप्शन नंबर 2 जो है ये हमारा राइट आंसर बन जाएगा, ये हमारा राइट आंसर बन जाएगा। थोड़े लेंथी क्वेश्चन है, कोई कोई इसमें वहां टाइम लगेगा, बट आपकी समझ काफी अच्छी हो जाएगी। एनईपी में कहीं से कुछ भी ना देखिएगा, ना कोई वीडियो देखना कि यूट्यूब पर जाकर, ना किसी बुक से पढ़ना, यहां आज आपका एनईपी का काम खत्म मैं करने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 2, एनईपी जैसी शिक्षा की समकालीन नीतियों में बच्चों में कौन से कौशल विकसित किए जाने का प्रस्ताव रखती है? कौन से कौशल विकसित किए जाने का प्रस्ताव यहां पर रखती है? पहला है आलोचनात्मक सोच, दूसरा है प्रतिस्पर्धा की भावना, तीसरा है निष्क्रिय ग्रहण और चौथा है रटना। तो देखिए एक चीज याद रखिएगा, मैं फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बता दे रहा हूं, ये जो वर्ड है ना, रटना हो, याद करना हो, परिभाषा याद करना हो, सूत्रों को याद करना हो, कंठस्थ करना हो, ये 5-6 वर्ड जो मैंने आपको बताए ये सभी के सभी नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव कीवर्ड है, इनको याद रखिएगा। पॉजिटिव आंसर अगर पूछा जाए तो ये ऑप्शंस जहां आपको दिख जाए आप लोग इनको तुरंत ही एलिमिनेट कर दीजिएगा। तो न तो इसमें रटने की बात करता है, न इसमें निष्क्रिय ग्रहण की बात करता है, न इसमें प्रतिस्पर्धा की भावना या तुलना, प्रतिस्पर्धा के साथ साथ तुलना वर्ड आ जाए, ये भी आपका नेगेटिव कीवर्ड यहां पर रहेगा। तो जो इसका राइट आंसर बनेगा ये ऑप्शन फर्स्ट जो है आलोचनात्मक चिंतन। आलोचनात्मक चिंतन
यहां पर राइट आंसर बन जाएगा। अब आप कहोगे सर आलोचनात्मक चिंतन क्या है, तो इसमें भाई क्या करता है, बच्चा अपने आप के स्वयं के मतों पर चिंतन करता है और खुद से प्रश्न पूछता है, ये आपका आलोचनात्मक चिंतन कहलाता है। ये क्या कहलाता है, आपका आलोचनात्मक चिंतन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 3 पर मैं आता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 पर बात करते हैं। एनईपी 2020 के अनुसार एक शिक्षक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान प्राइमरी स्कूल, क्वेश्चन याद रखिएगा कहां से पूछा है, प्राइमरी स्कूल के बच्चे को ध्यान रख के पूछ रहा है, प्राइमरी स्कूल के बच्चे से संप्रेषण के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाएगा। यानी कि आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं और कम्युनिकेशन जो आप कर रहे हैं ये क्लास फर्स्ट टू फिफ्थ कह सकते हैं, या प्राइमरी के बच्चे के साथ आप लोग बातचीत कर रहे हैं। तो प्राइमरी के बच्चे के साथ आप लोग बातचीत करेंगे तो उससे कैसे बात करेंगे, केवल उसकी क्षेत्रीय भाषा में बात करेंगे फर्स्ट। दूसरा, केवल हिंदी में बात करेंगे। अब भाई मान लीजिए कोई साउथ का बच्चा है, आप उससे हिंदी में बात करेंगे तो क्या वो बात आपसे कर पाएगा, या केवल अंग्रेजी में बात करेंगे। कोई मान लीजिए गांव से बच्चा बिलोंग करता है, या मान लीजिए हमारे किसी लोकल एरिया से कोई बच्चा बिलोंग करता है, आप उससे केवल इंग्लिश में बात करेंगे तो क्या आप उस बच्चे से बात कर पाएंगे। फोर्थ ऑप्शन है बच्चों की मातृभाषा का। तो भाई हम बच्चों से संप्रेषण करेंगे, बातचीत करेंगे, कम्युनिकेशन जो करेंगे वो बच्चे प्राइमरी के बच्चे से वैसे बात करनी है हमें। तो क्या लैंग्वेज ठीक रहेगी, क्या केवल क्षेत्रीय भाषा में बात करनी चाहिए हमें, या केवल हिंदी में करनी चाहिए, या अंग्रेजी में करनी चाहिए, या बच्चों की मातृभाषा। तो मैंने क्या बताया था कि अभी आपको मैंने बताया भी था कि अगर 5th क्लास तक के एजुकेशन की बात की गई है, 5th क्लास तक के बच्चों की एजुकेशन की बात की गई है, तो बच्चे की मातृभाषा में बात की गई है। मातृभाषा से मतलब हो गया कि साउथ का बच्चा है तो भैया वहां की मातृभाषा में बात, उसको एजुकेशन दी जाए, वहां की भाषा में उससे बात की जाए, ना कि उससे हिंदी में बात की जाए। अब यहां कर किसी बच्चे से आप लोग मलयालम में बात करते हो या उसको मलयालम में आप लोग शिक्षा देते हो तो उसका कोई बेनिफिट निकलेगा, 1% भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। तो अप टू 5th क्लास तक क्या है, मातृभाषा में बच्चे को एजुकेशन देने की बात की गई है, और जब आप उससे कम्युनिकेशन करोगे, संप्रेषण करोगे, तो भी उससे आप मातृभाषा में ही करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। एनईपी 2020 जैसी समकालीन नीतियां सीखने के किस शिक्षा शास्त्र को प्रस्तावित करती है। शिक्षा केंद्रित, अनुभवात्मक, व्यवहारिक और पाठ्य पुस्तक केंद्रित। अगर आप जाएं क्वेश्चन नंबर 1 पर, क्वेश्चन नंबर 1 पर आप लोग जाइए, क्वेश्चन नंबर 1 पर जाइए, तो मैंने वहां क्या कही थी, हमारी एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए, स्टूडेंट सेंटर्ड होनी चाहिए, ना कि टीचर सेंटर्ड। टीचर सेंटर्ड भैया एजुकेशन का कोई फायदा नहीं, शिक्षक केंद्रित शिक्षा से हमारा कोई फायदा नहीं है। तो एजुकेशन चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए। तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर 2 है, अनुभवात्मक, ऑप्शन नंबर 2, ये हमारा यहां पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। एनईपी 2020 निम्न में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय रणनीतियों को बढ़ावा देती है। कौन सी रणनीतियों को बढ़ावा देती है, ये आपसे यहां पर पूछा गया है। वेधन, पुनरावृत्ति और बार बार अभ्यास, रटकर याद करना, अन्वेषण आधारित अधिगम और चर्चा आधारित उपागम, और चर्चा आधारित उपागम। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बताया था, जहां रटना दिख जाए, याद करना दिख जाए, परिभाषा याद करना दिख जाए, सूत्र याद करना दिख जाए, तुलना करना दिख जाए, कंपेयर जहां भी आ जाए ये वर्ड, ये सभी आपके नेगेटिव कीवर्ड हैं। तो यहां पर पॉजिटिव क्वेश्चन है, ये कट गया। तो जहां जहां ऑप्शन नंबर 2 हो उसको एलिमिनेट कर दो। तो ऑप्शन नंबर 2 भैया फर्स्ट में है, तो एक ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर दिया, गलती के चांसेस बहुत कम हो गए। अब बार बार हमें किसी चीज को रिपीट करेंगे, बार बार बच्चे से बोलेंगे प्रैक्टिस कर, एक ही चीज को बोलेंगे, हम बच्चे से बोल रहे हैं तुझे 10,000 बार एक लिखना है, या 1 to 10 आपको 1,000 बार लिखना है, तो इस एजुकेशन से कोई फायदा भाई नहीं, बार बार एक ही चीज से कोई फायदा नहीं। अन्वेषण यानी खोज आधारित, बच्चा खोज करेगा, रिसर्च करेगा, ये एजुकेशन फायदेमंद रहेगी। जी हाँ बिल्कुल रहेगी। चर्चा, हम लोग चर्चा करेंगे, आपस में डिस्कस करेंगे, इससे बच्चे में इंप्रूवमेंट होगा, बिल्कुल होगा। तो यहां पर अन्वेषण आधारित या खोज आधारित और चर्चा आधारित, ये दोनों स्टेटमेंट ठीक है, यानी कि स्टेटमेंट 3rd और स्टेटमेंट 4th दोनों ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है ये आपका करेक्ट आंसर यहां पर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर राइट आंसर आपका बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। एनईपी 2020 किस प्रकार के शिक्षा शास्त्रों का प्रस्ताव रखती है। परीक्षा केंद्रित, अध्यापक केंद्रित, अधिगमकर्ता केंद्रित, बहिष्कार केंद्रित। क्या एजुकेशन में बहिष्कार केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए? जी नहीं। अध्यापक केंद्रित का क्या करेंगे, परीक्षा केंद्रित का क्या करेंगे,
सॉरी, हाँ अच्छा, अब यहां पर आ गया अधिगमकर्ता केंद्रित। यहां अधिगमकर्ता केंद्रित हो जाता, बालक केंद्रित हो जाता, छात्र केंद्रित हो जाता, विद्यार्थी केंद्रित हो जाता, ये ऑप्शन हमारा ठीक हो जाता। तो कैसी होनी चाहिए भैया, हमारी एजुकेशन सिस्टम जो है किसका प्रस्ताव रखती है कि जिसको हम सिखा रहे हैं उसको केंद्रित होनी चाहिए, ना कि टीचर को ध्यान में रखते हुए। टीचर केंद्रित नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो क्वेश्चन 6 का ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर बन गया। क्वेश्चन 7, एनईपी 2020 ने किस पर जोर दिया है? बहुविषयकता पर जोर दिया है, कठोर पाठ्यक्रम पर जोर दिया है, योगात्मक आकलन पर जोर दिया है, या परीक्षा केंद्रित शिक्षा शास्त्र पर जोर दिया है, या परीक्षा केंद्रित शिक्षा शास्त्र पर जोर। देखिए यहां पर अगर योगात्मक आकलन के बजाय, यहां पर योगात्मक आकलन के बजाय रचनात्मक आकलन होता, इसमें किसकी बात की गई है मैं एक ही बार में बता दे रहा हूं। जो आपका एनईपी 2020 है, इसमें योगात्मक आकलन की बजाय रचनात्मक आकलन पर जोर दिया गया है। किस पर? रचनात्मक आकलन पर जोर दिया गया है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। और परीक्षा केंद्रित, तो अभी ऑप्शन हम लोग गलत करके आए थे। कठोर पाठ्यक्रम, अब अगर हम बच्चे को बात करें, हमें पढ़ाना है थर्ड क्लास के बच्चे को, हम थर्ड क्लास के बच्चे को पढ़ा रहे हैं और 12th का उसको क्वेश्चन दे रहे हैं और बच्चा उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाया, तो हमने बच्चे का सिलेबस जो है ये हार्ड बना दिया। तो बच्चे के सिलेबस को हार्ड बनाकर हम लोग क्या साबित करना चाहते हैं, क्या बच्चे को हम लोग सिखाना चाहते हैं? तो भाई कठोर पाठ्यक्रम से कोई फायदा नहीं है, बहुविषयकता शिक्षा पर जोर दिया गया है या इसकी बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 8, एनईपी 2020 अधिगम के कौन से तरीकों पर बल देती है? जो पहला क्वेश्चन था, दो इससे पहले क्वेश्चन जो था कुछ कुछ ऐसा ही क्वेश्चन, क्या अनुभवात्मक शिक्षा पर जोर देती है? जी हाँ बिल्कुल देती है। क्या डिजिटल एजुकेशन की बात की गई है? बिल्कुल की गई है। डिजिटल लर्निंग की बात की गई है, वैज्ञानिक लर्निंग की बात की गई है, क्या करके सीखना, अन्वेषण करना, खोज करना, इसकी बात की गई है। तो जी हाँ, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सभी सही हैं। जब सभी सही हैं तो ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ द एबव, ऑल ऑफ द एबव, ये ऑप्शन जो है राइट आंसर हमारा बन जाएगा, ये ऑप्शन राइट आंसर हमारा बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, एनईपी 2020 के अनुसार आकलन के क्या उद्देश्य हैं? आकलन के उद्देश्य क्या है भाई? सीखने के स्तर को सुनिश्चित करने के लिए विद्यार्थियों में तनाव उत्पन्न करना, डर पैदा करना। भाई ये बताओ, बच्चे के अंदर हम एक डर का माहौल पैदा कर देंगे, तनाव उसके अंदर ला देंगे, क्या हमारे ये उद्देश्य होने चाहिए? क्या इस तरीके से हम बच्चे को सिखा सकते हैं? बिल्कुल नहीं सिखा सकते। तो भाई पहला ऑप्शन मैंने काट दिया, तो पहला ऑप्शन मैंने काट दिया। तो देखिए ऑप्शंस एलिमिनेट करके आप लोग कैसे आंसर निकाल सकते हैं? ऑप्शंस को एलिमिनेट करके कैसे आंसर निकाल सकते हैं? जब पहला ऑप्शन मैंने एलिमिनेट कर दिया, इट मींस यहां जहां फर्स्ट है वो हमारा आंसर बिल्कुल नहीं बनेगा। तो पहले में फर्स्ट है, दूसरे में फर्स्ट है, तीसरे में फर्स्ट है, चौथे में पहुंच गए। विद इन 5 से 10 सेकंड में आपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया बिना क्वेश्चन पढ़े। इसलिए बार बार बोलता हूं कि आप लोग जब भी पेपर सॉल्व करें तो सीटेट में एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि एग्जामिनर जानता है अगर बच्चा थोड़ा सा भी दिमाग चला गया तो वो अच्छे मार्क्स ले आएगा, और बच्चा पढ़ता जा रहे, ज्यादा पढ़ता रहे और वो प्रैक्टिस ना करे तो बच्चा सीटेट पास नहीं कर सकता। सीटेट एक ऐसा एग्जाम है, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतने ही अच्छे मार्क्स आप इसमें ला सकते हो। आपने कितना पढ़ा ये मैटर नहीं करता, प्रैक्टिस आपने कितनी की ये इसमें बहुत मैटर करता है। प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। दूसरा देखिए, हालांकि हमें पता चल चुका है ये तीन ऑप्शन ठीक है, तो अध्यापन अधिगम प्रक्रियाओं को दोहराना, अधिगम को विकास को अनुकूलित बनाना, कक्षा के अंदर और बाहर विद्यार्थियों को समर्थन देना, तो ये ऑप्शन हमारे करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन 10, एनईपी 2020 में प्रस्तावित बदलाव है। क्या प्रस्तावित बदलाव है भाई? मानकीकरण से लचीलापन, रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक मूल्यांकन, संरचनाओं की समझ से परीक्षा के लिए सीखना, बहुविषयकता से कठोरता। तो देखिए इसमें जो बदलाव हुआ है या प्रस्तावित जो बदलाव है ये है मानकीकरण से लचीलापन। ऑप्शन 1 जो है मानकीकरण से लचीलापन, ये यहां पर बदलाव किया है। अच्छा अब आते हैं ऑप्शन 2 को समझ लीजिए, रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक मूल्यांकन, ये उसको उल्टा कर दो, ये गलत है। इसमें क्या किया गया है? योगात्मक मूल्यांकन के बजाय रचनात्मक आकलन किया गया है। योगात्मक मूल्यांकन के बजाय यहां पर रचनात्मक मूल्यांकन की बात की गई है, और बहुविषयकता से कठोरता की बात नहीं की गई, कठोरता से बहुविषयकता की बात की गई है। ये दोनों ऑप्शन इसने उल्टे घुमाकर हमें दे दिए थे। तो मानकीकरण से लचीलापन किया गया है, योगात्मक से
आपके रचनात्मक आकलन की बात की गई है, कठोरता से बहुविषयकता की यहां पर बात की गई है। इनको आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 11 पर आ जाते हैं। और क्वेश्चन 11 पर आने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। आपको यहाँ पर सीटेट इस बार 100% पास ही नहीं कराया जाएगा, बल्कि आपको अच्छे मार्क्स मैं आपको सीटेट इस बार दिला कर रहूंगा। सीटेट के नोट्स के लिए इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा। कंप्लीट नोट्स आपको यहाँ पर सीटेट के प्रोवाइड कराए जाएंगे। और कंप्लीट नोट्स के साथ साथ आपको यहाँ पर 20 प्रैक्टिस सेट पूरे 150 नंबर के, 20 प्रैक्टिस सेट मैथ्स के, 20 प्रैक्टिस सेट ईवीएस के, 500 क्वेश्चन सीडीपी के और एनसीईआरटी की समरी, ये सब कुछ आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। इस नंबर पर मैसेज करने के बाद कॉल प्लीज कोई नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ आपको मैसेज करना है, आपको नोट सेंड कर दी जाएंगे। तो वीडियो को प्लीज लाइक एंड शेयर करते चलिएगा। और जो लोग चैनल पर नए थे वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, एनईपी 2020 बहुभाषिता। एनईपी 2020 बहुभाषिता क्या है भाई, ये यहाँ पर बताना है आपको कि ये क्या है। तो फर्स्ट, वो बच्चों को सीखने में एक रुकावट की तरह देखती है। चलिए देखते हैं। वो कक्षा में पूंजी की तरह देखती है। थर्ड, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को एक अनावश्यक जटिलता के रूप में देखती है। या ऑप्शन नंबर 4, समावेशी शिक्षा में अवरोध के रूप में देखती है। तो देखिए, जो बहुभाषिता है उसको हम लोग कैसे देखते हैं, कक्षा में पूंजी की तरह देखते हैं। तो न तो ये रुकावट हुई, न ही ये अवरोध हुआ, ठीक है ना, और न ही ये अनावश्यक जटिलता हुई। तो किसकी तरह देखती है, पूंजी की तरह देखती है। किसको, पूंजी की तरह देखती है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, एनसीएफ आधारित ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन 12, एनईपी 2020 निम्नलिखित में से किसको प्रस्तावित नहीं करती। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, जहां नहीं आ जाएगा उन क्वेश्चंस को भाई ध्यान से सोल्व करना है। किसमें प्रस्तावित नहीं करती, ठीक है ना, याद रखिएगा। एनईपी 2020 निम्नलिखित में से किसको प्रस्तावित नहीं करती, ये क्वेश्चन आपका यहां पर पूछा गया है। तो देखिए, यह सीखना है कि कैसे सीखना, भाई इसमें तो करती है। विषय वस्तु में बढ़ोतरी, क्या बच्चों की विषय वस्तु जो है उसको बढ़ा दिया जाए, तो भाई इसको तो प्रस्तावित नहीं करती, तो ये ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया। थर्ड, 360 डिग्री समग्र प्रगति रिपोर्ट, बच्चे के होलिस्टिक डेवलपमेंट यानी समग्र विकास पर ध्यान दिया जाना चाहिए, समग्र विकास बच्चे का होना चाहिए, तो इस पर ध्यान देती है। मानकीकृत पाठ्यचर्या, शिक्षा शास्त्र व मूल्यांकन, मैंने बताया था मानकीकृत पाठ्यचर्या नहीं होना चाहिए, यहाँ पर रचनात्मक मूल्यांकन होता तो ये हमारा ठीक हो जाता। तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग है, और हमें ऑप्शन जो है रॉन्ग यही बताने हैं। तो दूसरा और चौथा यानी सेकंड एंड फोर्थ यही ऑप्शन हमारे रॉन्ग है। तो ये किस में है भाई, ये है आपके ऑप्शन नंबर 1 में। तो राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन नंबर 1 बन गया। राइट आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है ये राइट आंसर यहां पर बन गया। क्वेश्चन 13 पर आ जाओ। क्वेश्चन 13 है, एनईपी 2020 के अनुसार शिक्षा को किस पर बल देना चाहिए, संकल्पनात्मक समझ पर, गैर संदर्भित विषय वस्तु पर, रटकर सीखना पर, या परीक्षाओं के लिए सीखना पर। तो भाई किस पर जोर देना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में किस पर जोर देना चाहिए, सिर्फ परीक्षाओं के लिए सीखना। भाई पेपर में क्या आएगा, सिर्फ हम इसके लिए सीखे, मुझे सिर्फ पास होना है, क्या हमें इसलिए पढ़ना चाहिए, तो भाई ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। रटकर सीखने पर ध्यान देना चाहिए, कई बार बता चुका हूं, ऑप्शन रॉन्ग हो गया। गैर संदर्भित विषय वस्तु, जो चीज हमारे रिलेटेड ही नहीं है उसके लिए नहीं। संकल्पनात्मक समझ, संकल्पनात्मक समझ जो है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एनईपी 2020 के अनुसार संकल्पनात्मक समझ पर जोर देना चाहिए। 12-13 क्वेश्चन में ही मैं समझता हूं आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, आपकी समझ जो है एनईपी के बारे में काफी हद तक अच्छी हो चुकी होगी। बाकी ये क्वेश्चंस आगे आते जैसे करते चलेंगे काफी हद तक आप लोग चीजें समझेंगे। क्वेश्चन 14, एनईपी के अनुसार विद्यार्थी जो रिपोर्ट कार्ड जो अभिभावक को दिया जाएगा वह, यानी 2020 के अनुसार जो हम रिपोर्ट कार्ड बच्चों के पेरेंट्स को प्रोवाइड कराएंगे वो कैसा होना चाहिए या उसमें क्या होना चाहिए, यहां पर बात की गई है। उसमें मानक संदर्भित या मानकीकृत संदर्भित परीक्षा पर आधारित हो, बिल्कुल नहीं। मापदंड, मापदंड की बात नहीं करता, जी नहीं। विद्यार्थी के प्रदर्शन को उनके सहपाठी, देखिए तुलना करना आ गया, मैंने क्या बताया था, तुलना कंपेयर कहीं भी आ जाए नेगेटिव हो गई, 3 ऑप्शन मैंने काट दिए। फोर्थ बचता है विद्यार्थी की प्रगति व विशिष्टता को प्रतिबिंब करें, तो ये आपको ध्यान देना चाहिए, प्रतिबिंब करें। ऑप्शन नंबर 4 जो है ये राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। क्वेश्चन नंबर 15, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूह के छात्रों की अवधारणा सुनिश्चित करने के लिए एनईपी 2020 प्रस्तावित करता है कि पाठ्यचर्या और शिक्षा शास्त्र कैसा होना चाहिए भाई, परीक्षाओं पर केंद्रित हो, पाठ्य पुस्तकों पर केंद्रित हो, संलग्न और संदर्भित हो, मानकीकृत व एक रूपी हो। मानकीकृत
वह 1 रुपये हो। तो अभी अभी बताया कराया था, परीक्षाओं पर केंद्रित नहीं होना चाहिए भाई, सिर्फ पाठ्य पुस्तक केंद्रित होगा जी नहीं। मानकीकृत को अभी अभी रोंग कर आ रहे हैं, कितनी बार रोंग करवाओगे इस ऑप्शन को, संलग्न और संदर्भित होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16, एनईपी 2020 द्वारा सुझाई गई 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट क्या प्रस्तावित करती है? योगात्मक मूल्यांकन जी नहीं, मैंने क्या बताया था, योगात्मक मूल्यांकन की बात नहीं की गई। कौन से मूल्यांकन की बात की गई है? रचनात्मक मूल्यांकन की। किसकी? रचनात्मक मूल्यांकन की। याद कर रखे जी नहीं, मैंने क्या बताया था भाई, याद करना, रटना, परिभाषा याद करना, सूत्र याद करना, तुलना करना, ये सभी ऑप्शन जहां दिख जाए फटाक से काट देना, फटाक से काट देना, विद इन सेकंड में काट देना। विद्यार्थियों पेपर पेंसिल आधारित परीक्षा पर बांटना, कि पेपर पेन टेस्ट ले लिया हमने, उसके आधार पर हम बच्चों को ग्रेड में बांट दें, इस पर एनईपी 2020 की बात करता जी नहीं, इसकी बात नहीं करता। अगर आपने देखा होगा तो कुछ स्कूल इसको फॉलो भी करने लगे हैं। पहले बोर्ड पर रैंक मेंशन की जाती थी, अब ऐसा करने से बोर्ड ने मना कर दिया है, बोर्ड पर रैंक भी मेंशन अब नहीं की जाती। तो स्व आकलन, बच्चा सेल्फ एनालिसिस करेगा, वह समूह आकलन का समावेशन, तो यही यहां पर 360 डिग्री बात करता है। बहुआयामी रिपोर्ट दर क्या है? ये क्या है? स्व आकलन व समूह आकलन का समावेशन है। क्वेश्चन नंबर 17, एनईपी 2020 में बच्चों के मूल्यांकन के लिए डैश एंड डैश के समावेशन को प्रस्तावित करती है। समूह कार्य व स्व आकलन, परियोजना व मानकीकृत परीक्षा, मानकीकृत परीक्षा व पोर्टफोलियो, मानक निर्देश व मापदंड बनाना। तो देखिए, मानकीकृत रॉन्ग, मानकीकृत रॉन्ग, मानक निर्देश रॉन्ग, समूह कार्य अभी इससे पहले भी करके आए थे हम, समूह कार्य और स्व आकलन, तो यही ऑप्शन राइट हो जाएगा। समझ आपकी काफी हद तक बहुत अच्छी होती जाएगी, इस वीडियो को देखते देखते आप काफी चीजें आपकी बहुत अच्छी हो जाएंगी। 1 से 2 बार वीडियो देख लेना, एनईपी का कोई क्वेश्चन आप लोगों से गलत अब नहीं होगा, एनईपी से कोई भी क्वेश्चन आप लोग गलत अब नहीं करके आओगे। तो देखिए, एनईपी 2020 में निम्न में से किसकी वकालत की गई है? शिक्षार्थियों का समग्र विकास होना चाहिए, होलिस्टिक डेवलपमेंट, उन्हें पूरा समग्र विकास होना चाहिए, बिल्कुल भैया इसकी बात की गई है। अनुभवात्मक शिक्षा, क्वेश्चन 1 से ही हम इसको सही करते चले आ रहे हैं। पाठ्यक्रम सामग्री में कटौती, अगर यहां पर बढ़ोतरी होता ऑप्शन रॉन्ग हो जाता। सिलेबस में कटौती कही गई, बिल्कुल। बहुआशावाद की बात की गई है, बिल्कुल। तो पहला सही, दूसरा सही, तीसरा सही, चौथा सही किसमें है? 1 2 4 है, 1 2 3 4 है, 1 2 3 4, ये रॉन्ग, ये रॉन्ग, 1 2 3 4 क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 में है, 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर 3 में है। क्वेश्चन नंबर 19, 19वें क्वेश्चन पर हम लोग आ जाते हैं। 19वां क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन है और देख कर डरना मत, बड़े क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है, आपका ध्यान से सॉल्व करना है। देखिए, एनईपी 2020 में विद्यार्थियों के आकलन हेतु प्रस्तावित समग्र 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सही हो? यहां पे आ गया नहीं, जहां नहीं है आ जाए भाई, ध्यान से सॉल्व करना। नहीं है तो कौन सा सही नहीं है इसकी बताना है। रिपोर्ट में स्वयं और सहपाठियों का आकलन सम्मिलित होना चाहिए, अभी मैं इस क्वेश्चन को करा कराया था, बिल्कुल होना चाहिए भाई, ये तो सही है हमारा। दूसरा ऑप्शन, विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक आयामों की प्रगति शामिल होगी, जी हाँ बिल्कुल होगी, जी हाँ बिल्कुल होनी चाहिए, पहला सही दूसरा सही है। रिपोर्ट घर और विद्यालय के मध्य एक महत्वपूर्ण संबंध बनाएगी, बिल्कुल बनाएगी भाई, घर और स्कूल के बीच में महत्वपूर्ण संबंध बनाएगी। केवल आ गया यहां पर, केवल व्यक्तिगत कार्यों पर केंद्रित होगी, केवल व्यक्तिगत कार्यों पर केंद्रित होगी और सामूहिक कार्यों को शामिल नहीं करेगी, तो यही ऑप्शन हमारा रॉन्ग है, यही ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। जब ऑप्शन नंबर 4 जो है ये रॉन्ग हो जाएगा और रॉन्ग ही हमसे पूछा गया है, तो हमारा आंसर यही बन जाएगा। ऑप्शन 4 जो है ये हमारा रॉन्ग आंसर है, रॉन्ग ऑप्शन है, तो रॉन्ग ऑप्शन होने की वजह से यही हमारा यहाँ पर राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 19 बन जाएगा। क्वेश्चन 20, क्वेश्चन नंबर 20 आकलन के संदर्भ में न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, निम्न में से एक या प्रस्तावित, निम्न में से क्या ये गलत है यहाँ पर, निम्न में से क्या प्रस्तावित करती है, निम्न में से क्या प्रस्तावित करती है? भाई योगात्मक आकलन प्रस्तावित करती है, जी नहीं, बताया था मैंने, क्या करती है भाई? रचनात्मक आकलन करती है। परीक्षा के लिए अधिगम, जी नहीं। पेपर पेंसिल आधारित वस्तुनिष्ठ परीक्षण, जी नहीं। 360 बहुआयामी प्रगति उन्नति पथ प्रस्तावित करती है, तो ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। मैं समझता हूँ चुटकियों में आंसर निकाला होगा, जिन्होंने पहले 19 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, इसका आंसर उसने विद इन 5 सेकंड में निकाल दिया होगा। क्वेश्चन भाई
20 कर चुके हैं, 21 आने से पहले थोड़ा सा देख लीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। और जो लोग नोट्स लेना चाहें सीटेट के, वो इस नंबर पर मैसेज करना। सीटेट के कंप्लीट नोट्स दे दूंगा, ईवीएस के प्रैक्टिस सेट अलग से दूंगा 20 प्रैक्टिस सेट मैथ्स के अलग से दूंगा, कंप्लीट 150 मार्क्स के प्रैक्टिस सेट 20 अलग से दूंगा, और सीडीपी के 500 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए अलग से दूंगा। ईवीएस एनसीईआरटी समरी भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। कॉल प्लीज मत कीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ मैसेज कीजिएगा। नोट्स आपको इसी नंबर पर मैसेज करने के बाद मिलेंगे, कॉल नहीं करना है। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट भी आप मेरी मेहनत के लिए कर सकते हैं। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ हम लोग बढ़ चुके हैं, 21वें क्वेश्चन पर हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं। 21वां क्वेश्चन क्या कहता है कि विद्यार्थियों के आकलन के लिए एनईपी 2020 द्वारा निम्न में से कौन से उपकरण विधियां प्रस्तावित की गई हैं। कौन से उपकरण या विधियां प्रस्तावित की गई हैं, ये आपको यहां पर बताना है। तो भाई भूमिका अदा करना, जी हाँ, रोल प्ले जिसको कहा जाता है, ठीक है ना। समूह में कार्य करना, जी हाँ। पोर्टफोलियो बनाना, जी नहीं। जी हाँ। परियोजना यानी प्रोजेक्ट, जी हाँ। तो चारों राइट हो जाएंगे। जब चारों राइट हो जाएंगे तो ऑप्शन 4 जो है ऑल ऑफ द अबव ऑल, ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 22, एनईपी 2020 निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावित करती है। निम्न में से कौन सा कथन एनईपी प्रस्तावित करती है। अपनी मातृभाषा में शिक्षित होना शैक्षिक और प्रौद्योगिक उन्नति में बाधक। बाधक क्यों है भाई, बाधक नहीं है, ये बाधक गलत आ गया इसलिए रॉन्ग हो गया। विद्यालय को बच्चों को अंग्रेजी भाषा की प्रथम भाषा के रूप में सीखने और बोलने के प्रोत्साहित करना चाहिए। हम बच्चे को इस तरीके से प्रोत्साहित करें कि भाई सभी को इंग्लिश बोलना और सीखना फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए भाई, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। 5th क्लास तक की तो मैं आपको बता ही चुका हूं। क्या है भाई, क्षेत्रीय भाषा की बात करता है, उसकी मातृभाषा की बात करता है। क्षेत्रीय भी नहीं, मातृभाषा पर ज्यादा ठीक रहेगा। बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने का उच्च संज्ञानात्मक लाभ है, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। बाल विद्यार्थी के लिए बहुभाषी होने का उच्च संज्ञानात्मक लाभ है, ये बिल्कुल करेक्ट है। द्विभाषी पागम विद्यार्थियों में उलझन पैदा करता है, ऐसा थोड़ी होता है। तो ये यहां पर नेगेटिव वर्ड हो गया, ये भी ऑप्शन रॉन्ग हमारा हो गया। ऑप्शन नंबर 3 जो है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। क्वेश्चन नंबर 23, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार शिक्षा को डैश केवल केवल आ गया भाई, केवल पूर्ण निर्धारित विषय वस्तु पर केंद्रित होना चाहिए, जी नहीं। समस्या समाधान पर केंद्रित होना चाहिए, भाई हमारी एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करे, बिल्कुल ठीक है। और देखिए जहां जहां फर्स्ट हो पहले उसे काट दो। जहां फर्स्ट है इसको काट दिया, 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 ठीक है। अब देखिए यहाँ इसमें ऑल है, ऑल का मतलब इसमें भी फर्स्ट हो गया, ये भी कट गया। अब अधिगम करता हूं मैं समालोचनात्मक चिंतन, फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था समालोचनात्मक चिंतन का विकसित करना, बिल्कुल ठीक है। अन्वेषण यानी खोज आधारित होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। तो सेकंड सही है, थर्ड सही है, फोर्थ सही है, आंसर निकाल दिया। या तो ऐसे निकाल सकते हैं आंसर, या पहला मैंने ऑप्शन काट दिया था, पहला ऑप्शन मैंने एलिमिनेट कर दिया था। जब ऑप्शन 1 एलिमिनेट है इट मींस जो ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4 है, इन तीनों में ही पहला ऑप्शन शामिल था। तो ये तीनों ऑप्शन कट जाते, जो बचता वही आंसर हो जाता। जो हमारा बचा हुआ था वही आंसर हमारा हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन हमारा, एनईपी 2020 क्या सिफारिश करती है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 क्या सिफारिश करती है। यहां पर बताना है आपको, बहुभाषावाद की सिफारिश करती है, एक भाषावाद की सिफारिश करती है, पाठ्यक्रम का मानकीकरण की बात की गई है, या मूल्यांकन के मानकीकरण की बात की गई। तो अभी अभी मैं आपको बताकर आया था किसकी सिफारिश की गई है भाई, बहुभाषावाद की बात की गई है, बहुभाषावाद की यहां पर बात की गई है। एनईपी 2020 का केंद्र बिंदु क्या है, जो एनईपी 2020 है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का केंद्र बिंदु क्या है भाई, कठोर पाठ्यक्रम शिक्षा शास्त्र और मूल्यांकन, बहुविषयकता और समग्र शिक्षा, परीक्षा की और उसके लिए सीखना, आकलन के लिए योगात्मक तरीकों को अपनाना। तो देखिए जो इसका केंद्र बिंदु है वो कठोर पाठ्यक्रम है। हम कठोर पाठ्यक्रम, मैंने क्या बताया था, कठोर पाठ्यक्रम बनाकर हम क्या साबित करना चाहते हैं और क्या बच्चे से लेना चाहते हैं भाई। तो ये हमारा ऑप्शन गलत है, ठीक है। ऑप्शन 4 पर आते हैं, आकलन के लिए योगात्मक तरीके। योगात्मक तरीके नहीं, आकलन के लिए कैसे तरीके होने चाहिए, रचनात्मक। कैसे होने चाहिए, बार बार रिपीट कर रहा हूं मैं, ये चीज लिख ले रहा हूं, माइंड में घुस जाए, माइंड में सेट हो जाए। 2 बार वीडियो देखना, फाड़ के आओगे इसको, इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आएगा फाड़ दोगे क्वेश्चन को। परीक्षा की और उसके लिए सीख रहे, सिर्फ पेपर के लिए हम सीखें भाई, सिर्फ पेपर के लिए सीखेंगे हम लोग।
और यह है बहुविषयकता और समग्र शिक्षा। तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट दिख रहा है, आपको दिख भी रहा हो कितना सुंदर सा ऑप्शन, प्यारा सा ऑप्शन। ये इसी के साथ मैं जाता हूँ, ऑप्शन 2 को राइट हम लोग कर देते। चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा प्लीज, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करते चलिए। दिव्यांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में निम्न में से किस प्रावधान को एनईपी 2020 द्वारा बढ़ावा नहीं दिया गया है? याद कीजिए क्वेश्चन में क्या है, बढ़ावा नहीं दिया गया है। जो नहीं है वही आपको बताना है, जो नहीं है वही आपको बताना है। उपयुक्त इमारती ढांचा होना चाहिए, जी हाँ बिल्कुल होना चाहिए भाई। प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक मिशन शिक्षक होना चाहिए, एक निजी शिक्षक, जी हाँ बिल्कुल ठीक है 26। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, अनिवार्य विशेष शिक्षा उपयुक्त तकनीकी सुविधाएं। तो भाई अनिवार्य विशेष शिक्षा नहीं होनी चाहिए, तो ये ऑप्शन जो है ये यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये ऑप्शन में थोड़ा सा गड़बड़ी है, ठीक है ना। तो ये 3 के अकॉर्डिंग हम देखें तो अनिवार्य विशेष शिक्षा ये नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 27, एनईपी 2020 प्रस्तावित करती है कि मूल्यांकन डैश, मूल्यांकन कैसा होना चाहिए? शैक्षणिक वर्ष में एक बार ली जाने वाली औपचारिक परीक्षाओं के माध्यम से किया जाना चाहिए। मैंने क्या बताया था भाई, योगात्मक मूल्यांकन होगी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ही क्या निकल कर आ रहा है, इसका मतलब ही क्या निकल कर आ रहा है आपको पता है? इसका मतलब ही योगात्मक मूल्यांकन हो गया। इसका मतलब ही क्या हो गया, योगात्मक मूल्यांकन हो गया। और मैंने योगात्मक मूल्यांकन को क्या बताया है, गलत बताया है। योगात्मक मूल्यांकन की बात एनईपी में की ही नहीं गई है। एक निश्चित अवधि में बच्चे की प्रगति का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण है, जी हाँ बिल्कुल ये सही है। सभी शैक्षिक गतिविधियों का केंद्र होना चाहिए। योग्यता, ये योग्यता है, ठीक है ना। योग्यता के क्रम में बच्चे को रैंक देने के लिए, मैंने क्या बोला, रैंक की मना की गई है भाई, रैंक की तो यहाँ पर मना की गई है। तो ये ऑप्शन भी हमारा कैसा हो गया, गलत हो गया। ये ऑप्शन भी कैसा हो गया, गलत हो गया। तो यहाँ हमें जो बेस्ट ऑप्शन मिला है, यहाँ में सही ऑप्शन जो मिला है ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन 2 जो है यहाँ पर हमें मिला है कि एक निश्चित अवधि में बच्चे की प्रगति का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण है। भाई ज्यादा ठंडा हो गया, इसको करते हैं बंद। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। 28 क्वेश्चन पर आ जाते हैं कि एनईपी 2020 निम्न में से किसकी वकालत नहीं की गई है? नहीं क्वेश्चन में पूछा गया है किसकी वकालत नहीं की गई है। संरचनात्मक समझ पर जोर दिया गया है, बिल्कुल दिया गया है। योगात्मक मूल्यांकन की बात की गई है, जी नहीं योगात्मक मूल्यांकन की बात नहीं की गई। रचनात्मक मूल्यांकन की बात की गई है। रचनात्मक की किसकी बात की गई है, रचनात्मक मूल्यांकन की बात की गई है। पाठ्यक्रम में वृद्धि वृद्धि नहीं की गई, कटौती की गई है, कमी की गई है। प्रौद्योगिकी के उपयोग में कमी, जी नहीं कमी नहीं की गई, बढ़ोतरी की गई है। क्या किया गया है, बढ़ोतरी इसमें की गई है, बढ़ोतरी की गई है। तो यहां पर हमारा पहला सही है, दूसरा तीसरा चौथा गलत है। दूसरा तीसरा चौथा हमारे गलत है, तीनों ऑप्शन। जब ये 3 गलत हैं तो ये 3 हमारे सही ऑप्शन हो जाएंगे, यानी 2 3 4, 2 3 4, यानी कि ऑप्शन 4 जो है ये राइट आंसर बन जाए। ये राइट आंसर। और देखिए नहीं था, जब पहला सही था तो हम इन दोनों ऑप्शंस को काट सकते थे, इन दोनों ऑप्शंस को हम लोग काट सकते थे। ये था एलिमिनेशन मेथड जिससे आप लोग सॉल्व करेंगे। तो अब आप देखिएगा 2 ऑप्शंस में से आप लोग सही कर पाते, 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया। इट मींस प्रोबेबिलिटी जो हो गई क्वेश्चन की गलत होने की या क्वेश्चन के सही होने की, वो 1/4 से बढ़कर 1/2 अब हो चुकी थी आपके क्वेश्चन के सही होने की प्रोबेबिलिटी। एनईपी 2020 किस पर बल देती है? एनईपी जो 2020 है किस पर बल देने की बात की गई है? लचीला बहुस्तरीय गति आधारित अधिगम, बच्चों के केवल संज्ञानात्मक विकास से संबंध, मैंने संज्ञानात्मक की जगह क्या बताया था, सभी बताए थे उसमें, विकास आप सभी बताए थे ना। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के मानकीकरण पर, बच्चों के स्मरण कौशल, स्मरण का मतलब ही याद करना, रटना, समझना, मतलब याद करना हो जाएगा इसका मतलब भी। तो ये भी भाई कट गया आपका। तो यहाँ बेस्ट ऑप्शन मिलेगा ऑप्शन नंबर 1 कि लचीला बहुस्तरीय गति आधारित अधिगम की यहाँ पर बात की गई है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन 30 पर। एनईपी 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य किसकी जानकारी देता है? एनईपी 2020 का जो मूल्यांकन का उद्देश्य है वो किसकी जानकारी देता है? क्वेश्चन नंबर 30, विद्यार्थियों की रटने की क्षमता की जानकारी देता है? भाई बिल्कुल नहीं देता, रटने की तो हम बात करते ही नहीं। विद्यार्थियों के सीखने में कमियां व अभाव ताकि उसकी असफलता की पहचान की जा सके, होल्ड करते हैं इस ऑप्शन को। विद्यार्थी का उसके सहपाठी तुलना करने में, जी नहीं रॉन्ग ऑप्शन हो गया। विद्यार्थियों को कक्षा में व कक्षा के बाहर कैसे सहायता दी जा सकती है, ये इसका मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। तो दोनों में बेस्ट ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 1 जो है आपको ये बेस्ट दिखेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर इसका सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1। और वही 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं।
सीटेट नोट्स के लिए इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे, प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, ईवीएस मैथ्स के प्रैक्टिस सेट अलग से दे दूंगा 20-20, कंप्लीट 20 प्रैक्टिस सेट अलग से दे दूंगा, एनसीईआरटी की समरी भी दूंगा, सीडीपी के 500 क्वेश्चन भी दूंगा। सिर्फ मैसेज करना है, कॉल प्लीज कोई भी मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज लाइक एंड शेयर करते चलिएगा, और जो लोग चैनल पर नए थे या जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया था, आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन 31 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन 31 पर आ जाते हैं। आकलन के संदर्भ में एनईपी 2020 क्या प्रस्तावित करती है? आकलन के संदर्भ में 2020 क्या प्रस्तावित करती है भाई, इसकी बात यहां पर की गई है। क्वेश्चन नंबर 31, विश्लेषण और आलोचनात्मक सोच जैसे उच्च क्रम में कौशल का परीक्षण। आकलन के योगात्मक तरीके, योगात्मक आते ही फटाफट काट दो। परीक्षा के लिए सीखना, सिर्फ परीक्षा के लिए सीखेंगे या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो मैंने क्या की थी, विश्लेषण होना चाहिए, आलोचनात्मक सोच को भी मैंने यहां पर बताया था, आलोचनात्मक सोच होनी चाहिए। तो यही ऑप्शन राइट हो गया, यही ऑप्शन राइट हो गया। जब ये ऑप्शन राइट है, 31 का ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट आंसर हमारा बन गया। क्वेश्चन नंबर 32, 32वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ चुके हैं हम लोग, 32वें क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं। नई शिक्षा नीति 2020 जो है आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, किसकी ओर बदलाव का प्रस्ताव रखती है? यह सीखना कि कैसे सीखना है, कि रटकर सीखने की प्रक्रिया, पाठ्यक्रम सामग्री में वृद्धि, मानकीकरण परीक्षण। मानकीकरण रॉन्ग बताया था, पाठ्यक्रम में वृद्धि नहीं कभी की गई है, रटकर सीखने को नेगेटिव बताया था मैंने। कीवर्ड से आप पकड़ रहे होंगे, जो मैं बोल रहा हूं उसको अगर आप कैच कर रहे हैं, उसको आप समझ रहे हैं, तो मेरे कीवर्ड पकड़ कर ही आप लोग ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं, ऑप्शंस के राइट आंसर लगा सकते हैं। यह सीखना कि कैसे सीखा जाए या कैसे सीखना है। एनईपी 2020 किस पर जोर देती है? एनईपी 2020 किस पर जोर देती है भाई? पाठ्यचर्या के लचीलापन पर, पाठ्यचर्या के मानवीकरण पर, पाठ्य पुस्तकों का गैर संदर्भीकरण पर, पाठ्य पुस्तकों को रटकर याद करने पर। मैं समझता हूं जिसने पहले 32 क्वेश्चन देखे हैं वो इस क्वेश्चन का आंसर विद इन 2 सेकंड में दे गया होगा। कैसे दे गया होगा? रटकर याद करना, भगाओ इसको। गैर संदर्भित, जब हमारे उससे रिलेटेड ही नहीं है उसका हम लोग क्या करेंगे? मानवीकरण कैसा है? रॉन्ग, नेगेटिव। पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? करिकुलम में लचीलापन होना चाहिए। कैसा? पाठ्यक्रम का लचीलापन। यहाँ पर 2020 इस पर जोर देती है, किस पर? पाठ्यक्रम के लचीलेपन पर जोर देती है। अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट होना चाहिए आपका जो करिकुलम है, आपका जो करिकुलम है ये कैसा होना चाहिए? अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट होना चाहिए, ना कि अकॉर्डिंग टू टीचर। चाइल्ड सेंटर जो बोलते हैं, स्टूडेंट सेंटर बोल सकते हैं, अधिगमकर्ता केंद्रित बोल सकते हैं, ये सभी ऑप्शन इसके राइट आंसर यहां पर बन जाते। एनईपी 2020 क्या प्रस्तावित करती है भाई? क्या प्रस्तावित करती है? ऑप्शंस गिवन है। विद्यालय की पाठ्यचर्या की बहुविषय में कटौती, विषय वस्तु में कटौती की बात करती है, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। विद्यालय के पाठ्यचर्या के लचीलेपन में वृद्धि, बिल्कुल बात करता है, लचीलेपन में वृद्धि की बात करता है, यहाँ पर लचीलेपन में वृद्धि की बात भी करता है। रटंत अधिगम को महत्व देना, क्या बताया था भाई? रटंत अधिगम को महत्व दिया जाएगा? बिल्कुल नहीं दिया जाएगा, ऑप्शन थर्ड को हटा दो। विवेचनात्मक अधिगम को महत्व देना, जी हाँ इसको महत्व दिया जाएगा। तो जहां जहां थर्ड है उसे काट दो, इसमें थर्ड है इसको काट दो, इसमें थर्ड है इसको काट दो। अब हमने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए। देखिए एक ऑप्शन काटने से ही 2 ऑप्शन एलिमिनेट हमारे यहाँ पर हो गए। अब हम 2 ऑप्शंस में फंसते, वहां जो बेस्ट आंसर हम निकाल चुके हैं कि आपका पहला सही है, दूसरा सही है, चौथा भी सही है। तो दूसरा और चौथा इसमें है, इसमें पहला शामिल नहीं था, इसलिए ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। तो एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर 3, यही राइट आंसर बन जाएगा, यही राइट आंसर हमारा बन जाएगा। तो अगर आप एलिमिनेट करके सॉल्व करते हो तो मैं फिर कहूंगा आपके क्वेश्चंस के सही होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। क्वेश्चन 35, एनईपी 2020 यह प्रस्ताव रखती है कि, क्या प्रस्ताव रखती है आपकी एनईपी? कि प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को उनके घर की या स्थानीय भाषाओं में पढ़ाया जाना चाहिए। ऑप्शन 2, प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा का माध्यम एक तरह की भाषा में ही उपयोग होना चाहिए। शिक्षकों को द्विभाषिक उपागम को प्रयोग करने के लिए हतोत्साहित किया जाना चाहिए। बहुभाषावाद को बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं देना चाहिए। क्या प्रस्तावित करती है? क्वेश्चन नंबर 35, अब इसमें ये बताइए, क्या बहुभाषावाद को बढ़ावा नहीं देना चाहिए? ऑप्शन भाई बिल्कुल गलत हो गया। शिक्षकों को द्विभाषिक उपागम प्रयोग करने के लिए हतोत्साहित, क्यों भाई? हतोत्साहित नहीं करना चाहिए बल्कि प्रोत्साहित करना चाहिए। तो यहाँ हतोत्साहित वर्ड आ गया, यहाँ प्रोत्साहित होता तो ये ऑप्शन सही हो जाता, यहाँ हतोत्साहित आ गया इसलिए काट दिया। प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा का माध्यम एक तरह की भाषा में ही क्यों होना चाहिए भाई? बहुभाषावाद होना चाहिए ना, मैंने बताया भी था। तो कैसी होनी चाहिए? उनकी घर की भाषा होना चाहिए, या स्थानीय भाषा होनी चाहिए, या क्षेत्रीय भाषा भी यहाँ होता, तो ये ऑप्शन भी हमारा राइट ऑप्शन बन जाता। इसलिए ऑप्शन 1 जो है
इसलिए ऑप्शन 1 जो है यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हमारा यहाँ पर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन 36, एनईपी 2020 प्रस्तावित करती है कि शिक्षा डैश होनी चाहिए। शिक्षा कैसी होनी चाहिए भाई? वेधन और अभ्यास पर आधारित होनी चाहिए, अन्वेषण प्रेरित और खोज उन्मुखी होनी चाहिए, पाठ्य पुस्तक और शिक्षक केंद्रित होनी चाहिए, परीक्षा के लिए सीखने की ओर उन्मुख होनी चाहिए। कई बार बता चुका हूं, सिर्फ परीक्षा के लिए सीखेंगे नहीं, शिक्षक केंद्रित होगी नहीं, छात्र केंद्रित होगी, विद्यार्थी केंद्रित होगी, अधिगमकर्ता केंद्रित होगी। शिक्षक केंद्रित कैसे कर सकते हैं हम लोग पाठ्य पुस्तक को? वेधन और अभ्यास पर ही आधारित हो, या इसमें से बेस्ट ऑप्शन क्या दिख रहा है? अन्वेषण यानी खोज पर आधारित, अन्वेषण और खोज की ओर उन्मुखी होनी चाहिए। ऐसी हमारी एनईपी 2020 हमारी एजुकेशन की बात करती है। तो ये था कंप्लीट एनईपी 2020, राष्ट्रीय शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। आई होप बेसिक नॉलेज और क्वेश्चन करने के आपने जिसने भी पूरे सॉल्व किए होंगे, मैं समझता हूं इस वीडियो को देखने के बाद एनईपी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा आप उसको चुटकियों में सॉल्व कर पाओगे। आपकी समझ काफी हद तक बहुत अच्छी हो चुकी होगी एनईपी 2020 को लेकर केस में क्या क्या है और किसकी इसमें बात की गई है। तो अगर वीडियो एक बार में आप चीजें क्लियर नहीं कर पा रहे हैं तो 2 से 3 बार वीडियो को आप लोग देखिएगा, डेफिनेटली आप देखेंगे। और मैं यही नहीं कि मैं ये कहूंगा मेरे क्वेश्चन लगाइए, ये वीडियो देखने के बाद एनईपी से रिलेटेड आपको किसी भी बुक में कोई भी क्वेश्चन मिल जाए वहां से जाकर क्वेश्चन लगाना, और अगर क्वेश्चन सही ना जाए तो आप कमेंट में बता देना कि सर आपके जो पढ़ाया वहां उसके बाद भी हमारे क्वेश्चन सही नहीं जा रहे हैं। बस आप इसको समझकर 2 से 3 बार वीडियो को देख लीजिएगा, डेफिनेटली आपके क्वेश्चन सही जाने वाले हैं। तो अगर आप नोट्स लेना चाहें इस नंबर पर मैसेज करके सीटेट के आप लोग कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं। यहाँ आपको कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। इसके बाद इसके अलावा प्रैक्टिस सेट भी यहाँ दूंगा 150 नंबर की 20, मैथ्स के ईवीएस की 20 प्रैक्टिस सेट अलग से दूंगा, टीडीपी के 500 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए अलग से दे दूंगा, एनसीईआरटी की समरी प्रोवाइड करा दूंगा। सब कुछ आपको मिलेगा सिर्फ इस नंबर पर मैसेज करने के बाद। फालतू के लोग मैसेज नहीं करेंगे, कॉल प्लीज मत कीजिएगा। पेड नोट्स हैं ये जिनकी प्राइस ₹99 होने वाली, जिनकी प्राइस ₹99 पेड है भाई, फालतू के लोग मैसेज ना करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, लाइक एंड शेयर कीजिएगा। और ये सेशन, ये वीडियो, ये क्लास आपको कैसा लगा ये कमेंट में आप लोग जरूर बता के जाइएगा कि ये क्लास आपको कैसा लगा। तो आई होप ये वीडियो, ये सेशन, ये क्लास आपको पसंद आया। अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करके चैनल को जरूर जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीटेट पास करने के लिए पढ़ते भी रहिए। तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।